पहली दफ़ा जब आप क्लास में गई तो स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स था? मुझे लगा कि शायद मैं रैगिंग के लिए आई हूँ क्लास में। तो पीडियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी क्या है? इसमें बच्चों के जो मसाइल हैं, फिर आजकल स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, लेट चीज़ें कर रहे हैं, क्रॉलिंग लेट हो रही है। जैसे पेशेंट आता है वो कहता है कि मेरे बच्चे ने अभी तक गर्दन नहीं संभाली, बच्चा 6 माह का हो चुका हुआ है। ऐसे जो बच्चे हैं जिनके माइलस्टोन्स लेट हो रहे हैं, उनकी जो है फिजिकल थेरेपी हम करते हैं। स्क्रीन टाइम में सबसे जो फेमस एनिमेशन है ना, वो कोको मेलन्स हैं। फिर ट्रांजिशन होती हैं, बार बार स्क्रीन चेंज होती है और कलर्स जितने फास्ट हैं वो बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। मैंने उस दिन उनको कहा था कि मैंने वर्किंग वुमेन बनना है। उसके बाद अच्छा, से आप जो रिग्रेट तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, रिग्रेट नहीं करी। मेरा हाल है वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक पॉडकास्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर अक्सा मौजूद हैं और डॉक्टर अक्सा का तारुफ मैं आप लोगों को खुद करवा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के अंदर जब मैं कभी पढ़ाया करता था बैक इन 2017 एंड 2018, तो वहाँ ये मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी। इट वाज लाइक फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। बट मैं स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो मैं एक जुमला ज़रूर कहता हूँ कि आप मेरे साथ आज मेरे सामने हैं और कल मेरे साथ खड़े होंगे। तो बहुत सौ की तरह इन्होंने प्रूव किया। तो अब डॉक्टर अक्सा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है लाहौर में, और इनके इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स भी हैं और आज इन्होंने हमें मौका दिया है। वैसे तो ये हमारे क्लिनिक में रोज़ाना काफ़ी पेशेंट्स को देखती हैं, लेकिन आज मैंने इनको खुद से कहा कि आज हमारे साथ आप थोड़ा सा इस पॉडकास्ट पे टाइम गुजारें। सो डॉक्टर अक्सा, वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रिसेंटली आपने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। तो बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि मुझे लगता है मैं एकेडमिक्स में एज अ टीचर मैंने कभी इसको विजन अपना रखा नहीं था। तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू और बहुत डिफरेंट है, लेकिन अच्छा जा रहा है। कहते हैं आप कभी खुद स्टूडेंट थी और अब जो है आप पढ़ा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मानते हैं कि आप टीचर हैं। 90% ऐसा नहीं होता है कि जो इवन जैसे वो क्लासरूम्स में आते हैं, चेकिंग के लिए आते हैं, कि मॉनिटरिंग के लिए जो आते हैं, मॉनिटरिंग टीम जो होती है, उनको बताना पड़ता है कि लाइक आई वाज अ टीचर, आई एम अ टीचर राइट नाउ एट दिस प्लेस। तो कन्फ्यूजन हो जाती है भी समटाइम्स, इसी तरह से होता नहीं है। मतलब पहली दफ़ा जब आप क्लास में गई तो स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स था? उनको उन्होंने लगा कि यकीन किया? उन्होंने मैं नहीं, उन्हें लगा कि शायद मैं रैगिंग के लिए आई हूँ क्लास में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है कि सीनियर्स आते हैं क्लास में विद लैपटॉप और विद सम ऑल एसेसरीज जो आपके पास हैं। तो हमें मुश्किल हो रही है, हमें लग रहा है कि अभी भी हमारा कोई सीनियर ही है जो कि हमारी रैगिंग के लिए आया हुआ है। इवन जूनियर्स भी अभी हरकत कर लेते हैं जो नए बच्चे आए हुए हैं, कि उनके फेसेस फेमिलियर नहीं होते। तो अच्छा, इस तो तरह आपने से हुआ इसको था। सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? अ, मैंने सिर्फ एड्रेस किया उस टाइम पे, लेकिन मेरी फर्स्ट क्लास थी तो उसमें जो है वो मैम मरियम जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, वो भी मेरे साथ थी कि वो विज़िट कर रही थी उस टाइम पे लैब्स में या रूम्स में। तो अभी बस बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट ही कर रहे थे इस तरह से, तो उसी लम्हे जो हैं वो एंटर हो गई क्लास में। तो तो उन्होंने फिर मेक श्योर किया कि ये यहाँ फैकल्टी मेंबर ही है। हाँ जी, ऐसे ही है कि फिर उन्होंने एंडोर्स किया उसको और फिर मतलब सब चीज़ें स्मूथ हो अच्छा, गई। आप मुझे बताएं कि आप भी कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी, हाँ जी। तो मैं स्पेशलिटी की तरफ भी आपके आऊँगा कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। तो आप क्या समझती हैं कि जो आज का स्टूडेंट है उसका जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एकेडमिक्स और पढ़ने की तरफ जो उसका रिस्पॉन्स है, तो आपके ज़माने में कैसा था, अब कैसा है? अब तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अब चीज़ें जो हैं वो बहुत सुपरफिशियली रीड की जाती हैं। बुक रीडिंग तो मुझे लगता है अब है ही नहीं है, कि जो आपको स्लाइड्स दी गई हैं, बस जो आपको विद इन लिमिट्स जो आपको एक चीज़ दे दी गई है ना, बस बच्चे वो टेक्स्ट पढ़ते हैं टू पास द एग्ज़ाम्स। अपने नॉलेज के लिए बच्चे नहीं पढ़ते। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं या आउट ऑफ द वे आके आपसे क्वेश्चन करते हैं, कैबिन में आके बुक्स लेके बैठते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही। लेकिन अभी भी बच्चे हैं, वैसे 2 to 3% स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं विद बुक टू आउट टू ऑफ थ्री द वे। परसेंट हाँ जी, बस इतने ही तो हैं। ये कोई बहुत कम परसेंटेज नहीं है? बहुत ही कम है क्योंकि अब चैट जीपीटी जो है वो फ़ौरन बच्चे कर लेते हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ भी इस तरह से है नहीं, और बच्चे सोचने की ज़हमत भी नहीं करते। अगर आप उनको कुछ कह दें या कोई असाइनमेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली दे दें तो वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की बजाय चैट जीपीटी पर सिर्फ डालते हैं, और जो वहाँ से आंसर आता है वो सारे जो है बम्बार्डमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है कि ये इसके ऑप्शन है। यानी कि चैलेंजिंग है स्टूडेंट्स को डील करना। हाँ जी, वैसे अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटी है
मेरी स्पेशलिटी जो है वो पीडियाट्रिक्स है। और मेरा ख्याल है जो बच्चे 8th 9th 7th 8th सेमेस्टर में ही अपनी स्पेशलिटी को चूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, अगर हम उनसे पूछें तो वो तभी अपना फर्म और रिजिड गोल बना लेते हैं कि हम ऑर्थो में ही जाएंगे, हम न्यूरो में ही जाएंगे, हम स्पोर्ट्स में ही जाएंगे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, आप प्रैक्टिकल उस पेशेंट को डील नहीं कर लेते, उसके बाद आप अगर स्पेशलिटी को चूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह हर स्पेशलिटी में ये चीज़ कॉमन है। अगर कोई स्पोर्ट्स को ले रहा है तो पहले वो जाके ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो है वो एथलीट्स को असेस करे, एक्सपीरियंस करे कैंप्स के अंदर जाके। अगर न्यूरो का पेशेंट है तो वो न्यूरो के पेशेंट के साथ काम करे और फिर उसको चूज़ करे। मेरा पीडियाट्रिक्स इसलिए भी है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर 2017 से काम कर रही थी और 2021 में जो है वो मैंने मास्टर्स में एनरोल किया था पीडियाट्रिक्स में। मैंने ये 5-6 साल बच्चों के साथ ही गुजारे थे। पीडियाट्रिक्स क्या होता है, ये शायद सुनने वालों को समझ ना आए, क्योंकि इसमें हम जो के है अलावा वो जो हमारी ऑडियंस है उनको समझ नहीं आएगा। तो पीडियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी क्या है? इसमें बच्चों के जो मसाइल हैं 1 साल से लेकर 18 साल तक, WHO कहती है कि 18 साल तक जो है उसे पीडियाट्रिक्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। इनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, जैसे जिसके अंदर आजकल स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माइलस्टोन्स टाइम पे अचीव नहीं हो सकते। माइलस्टोन मींस जैसे जो टाइम पे अपने बैठ नहीं सकते हैं, टाइम पे खड़े नहीं हो रहे, लेट चीज़ें कर रहे हैं, क्रॉलिंग लेट हो रही है। जैसे पेशेंट आता है वो कहता है कि मेरे बच्चे ने अभी तक गर्दन नहीं संभाली, बच्चा 6 माह का हो चुका हुआ है। ऐसे जो बच्चे हैं जिनके माइलस्टोन्स लेट हो रहे हैं उनकी जो है फिजिकल थेरेपी हम करते हैं। उसके अलावा बैक पैक्स का आजकल बहुत इशू आ रहा है कि हैवी बैक पैक्स हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा आता है स्कूल से, वो कहता है कि मेरे कमर में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं सकता, मैं उठता हूँ तो मुझे दर्द होती है अम्मा पूरे जिस्म के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सबको जो है हम एड्रेस करते हैं पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के अंदर। तो आपको लगता है कि जो बच्चों के मसाइल हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं? हाँ जी, वक्त के साथ साथ बढ़ रहे इसलिए हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है। डाइट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो उधर से स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। और स्क्रीन टाइम में सबसे जो फेमस एनिमेशंस हैं ना वो कोकोमेलन्स हैं। और कोकोमेलन्स में एविडेंस ये कहता है कि जितनी उसके अंदर रैपिड ट्रांजिशंस होती हैं, बार बार स्क्रीन चेंज होती है और कलर्स जितने फास्ट हैं, वो बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब पे, पूरी शॉर्ट भी नहीं देखता और बच्चा जो है वो स्वाइप अप कर देता है, वो चीज़ भी बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करती है, उसका टेम्परामेंट जो है ना वो लाउड हो जाता है। तो ये चीज़ें तो एसोसिएटेड है। अगर मैं कहूँ कि कौन सी ऐसी टॉप 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं? एक तो आपने बता दी फिजिकल एक्टिविटी, हाँ जी बच्चे नहीं करते। जी। उसके अलावा कौन सी 2-3 और चीज़ें हैं जो कि आप कहेंगे ये टॉप 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? एक दूसरा है एनवायरनमेंट। आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के सामने डिस्कस की जाती हैं, जैसे अमूमन बहस मुबाहसा चल रहा होता है फैमिलीज़ के अंदर, इवन हस्बैंड वाइफ के अंदर भी। वो जो चीज़ है वो भी बच्चों को बहुत ये तो ज़्यादा बड़ा अफेक्ट बड़ा करती है। क्रिटिकल मामला बता दिया आपने। ये इसी तो तरह से है, वो बच्चे खामिद और की, बीवी कहाँ जाकर बात करें? बच्चों के सामने बात करनी है उन्होंने। लेकिन जो उनकी आपस की डिस्कशन है उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी टोन, इस तरह की एक्सप्रेशन इस तरह के यूज़ हो जाते हैं जो अभी उस एज के ऊपर बच्चे के ऊपर नहीं खुलने चाहिए। तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि हर चीज़ बच्चे के सामने डिस्कस नहीं करनी ना आपने, वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे टीन एज के अंदर ही डिप्रेशन होती है, इसलिए पेरेंट्स की सेपरेशन है, हर वक्त घर का माहौल स्ट्रेस्ड रहता है, अम्मा अब्बा हर वक्त लड़ते रहते हैं। बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बता देते हैं कि अम्मा अब्बा हर वक्त लड़ते रहते हैं। मुझे लगता है जो बच्चे इवन ये भी कह देते हैं कि मैरिज जो है बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, कि पेरेंट्स मेरे तो हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। और इसके अलावा लाइक माँ बाप का आपस का रिलेशनशिप, हाँ जी, उसके अलावा आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और इसके तीसरा अलावा डाइट। जैसे आजकल फ्रोजन फूड, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये बहुत चलता है कि डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं, बच्चा खा रहा है तो खा रहा है, अपनी मर्जी से खा रहा है जितना खा रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं, प्रॉपर उसके मील्स नहीं है। जैसे आपको पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल देना पड़ता है खिलाने के लिए, अदरवाइज बच्चा खाता नहीं है। नहीं, तो ये तो बड़ा फोकस्ड कॉमन है, मोबाइल देना पड़ता है। फोकस्ड तो ईटिंग पैटर्न नहीं है ना वो। जब आप उसे स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो उसकी एक्टिविटीज़ की डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी ना। आप उसका स्क्रीन टाइम कम करें, हाँ, उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें। और ये तो आपको शुरू से उसे ट्रेन करना पड़ेगा, मदर को रिजिड होना पड़ेगा कि आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी फॉर ईटिंग पर्पज़, कि आपने एक टाइम पे एक ही काम करना है, या तो आप खाना खाएं या आप स्क्रीन देखें, फोकस्ड ईटिंग नहीं है।
तो माँ तो जान छुड़ाती है, वो कहती है कि किसी तरह ये बच्चा जो है। इसीलिए तो स्क्रीन का यूज ज्यादा है कि बच्चे को मोबाइल इसीलिए दिया जाता है कि सुकून से बैठ जाएगा, मुझे तंग नहीं करेगा। तो मदर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस जनरेशन को, अपनी जनरेशन को एटलीस्ट इम्प्रूव करने के लिए, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो वर्स्ट से वर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं इसकी वजह से, कि अगर आप एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे, स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों में अगर हम कहें 3 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र में क्या वर्स्ट से वर्स्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा है। माइनर सी सिचुएशन के अंदर हाइपर एक्टिविटी, लाउड टेम्परामेंट, इवन सेल्फ बीटिंग, बाइटिंग। पहले ये वो करेक्टरिस्टिक्स थे जो ऑटिज्म में आप ऑटिज्म के साथ एसोसिएट करते थे। अब ये वो चीज़ें हैं जो स्क्रीन टाइम के साथ एफिलिएट होती हैं कि हाँ इसकी डाइट ठीक नहीं, इसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा, आपको बच्चे ऐसे मिलेंगे पैर पटकेंगे, चिल्लाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका बिहेवियर होता है, अपने आप को मारेंगे या इवन जो फ्रंट पे उनके पर्सन है उसको भी मारते हैं। तो ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट है ना, टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, वो इसी का जो है वो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है। सही है। चलें, आपकी बातें तो ऐसी हैं कि ये हम अगर करते रहे तो ये ख़त्म नहीं होंगी, और ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। और मेरी भी फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को देखता रहा, लेकिन अब क्योंकि आप देखती हैं तो मैं ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत लिमिटेड होती जा रही है, और शायद इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आइंदा भी होगा। ऐसे अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप खुद एक फ़ीमेल हैं, और 80 to 90% फीमेल्स हैं मेडिकल प्रोफेशन में, फिजियोथेरेपी में भी। तो आप क्या समझती हैं कि समटाइम्स हम फीमेल्स को ना पढ़ाते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आप ये पढ़ा रही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनको कोपिंग में प्रॉब्लम आती है, वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रख पाती, या वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं फ्यूचर के लिए। तो आप कुछ पहले तो इसके ऊपर मुझसे डिस्कशन करेंगे, क्या ऐसा है? हाँ जी, कोपिंग के अंदर बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिनका विजन क्लियर नहीं होता या जिन्होंने गोल्स प्रॉपर सेट नहीं किए होते, जो कहते हैं ठीक है कल होगी तो देखी जाएगी। बड़ी लेन सी स्टेटमेंट है लेकिन है ऐसा ही। और उसके अलावा हाँ मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं की या मैं बाद में प्रैक्टिस करूँगी, शादी होगी तो देख लूँगी, ये देख लूँगी इज़ नॉट अ गोल ना। वी हैव टू सेट द गोल्स, इफ़ यू हैव टू डू द वर्क देन यू विल वर्क ना। आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करनी है, अपनी फैमिली का टाइम उस तरह से रखना है। जो प्लानिंग है वो बहुत मैटर करती है। आप प्लान करके चलेंगे तो चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। अगर आप प्लान नहीं करेंगे कि हाँ शादी के बाद देखूंगी, तो वो एक अलग चीज़ है ना। आपने पहले ही कह दिया देखूंगी, उसके बाद आप प्लान करने में भी तो टाइम लगाएंगे। तो प्लानिंग मेरा ख्याल है की है इस चीज़ की, कि आप अपने एस्पेक्ट्स को सेट करें पहले बैठ के, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए, हो जाता है इम्प्लीमेंट। एक फीमेल 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर बन गई है। उसके बावजूद जब वो हमारे पास 5 साल पढ़ने के बाद आती है, तो वो क्लियर नहीं होती कि अब मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। हम अक्सर एक क्वेश्चन एक पूछते हैं अपने पास, हमारे पास जो लोग काम करने आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो मेजॉरिटी का जवाब बड़ा वेग सा होता है। जिस तरह बचपन में सारे बच्चे पायलट बनते हैं ना, इस तरह उनका भी ये जवाब होता है कि जी मैं एक अच्छी क्लिनिशियन बनूंगी, मैं एक अच्छी जॉब करूंगी। तो ये जवाब मुझे लगता है कि अब बहुत एक जेनेरिक से हैं। तो आपको क्या लगता है कि 5 सालों में प्लानिंग के साथ साथ क्या क्या कुछ करना चाहिए एक फीमेल को? मैं अगर आप ही की मिसाल लूँ कि आप भी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, मुझे याद पड़ता है आप एक स्कॉलरशिप पर पढ़ी हैं, जी और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, और कहने को आप भी शायद अकेली बेटी हैं। हाँ तो जी। अकेली बेटियाँ बड़ी लाडली होती हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपना क्लिनिकल एक्यूमेन भी बेहतर किया, क्लिनिकल स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग की, उसके बाद फिर आपने मास्टर्स भी किया, फिर आपकी शादी भी हुई, फिर माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी है। तो क्या ऐसी ख़ास बात है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल फीमेल्स बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में, सोसाइटी में काम भी कर रही हैं, हाँ और ऑन द अदर हैंड जो है बड़े मसले भी हैं, यानी कि कोलैप्स हुआ हुआ सिस्टम, परेशान है क्या करना है क्या नहीं करना, और एक अजीब सी दौड़ में लगी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है एज ए गुड प्रोफेशनल क्या करना चाहिए एक फ़ीमेल को 5 सालों के अंदर
कि वो जब 5 साल कंप्लीट हो रहे हो तो वो ज़िंदगी को एक बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट ले सके। अच्छा, अगर मैं अपने 5 सालों की बात करूँ तो मेरे जो फर्स्ट 2 years थे वो बहुत रफ थे। लाइक आई वॉज डिटर्मिन्ड टू यूज़ द टाइटल ऑफ और द टैग ऑफ द डॉक्टर, तो मुझे वो चाहिए था हर सूरत। हम्म। 2 years के बाद मुझे फिजियोथेरेपी की प्रॉपर जो है ना वो समझ आना शुरू हुई कि जब मेरा इंटरेक्शन आपके साथ हुआ, मुझे आपकी मेंटोरशिप मिली, उसके बाद मैंने जब पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, फिर मुझे गाइडलाइन प्रॉपर मिली कि हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए। लाइक मुझे डॉक्टर का टैग चाहिए और मुझे वो डॉक्टर का टैग प्रॉपर चाहिए। सिर्फ मुझे ये नहीं है कि डिग्री मिल गई है और डॉक्टर का नाम लग गया। आई हैव टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करनी है, हर सूरत करनी है। एकेडमिक्स मैंने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरा जो क्लिनिक है मुझे लगता है वो मेरा पैशन है, मैं इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा आप एकेडमिक्स करें या क्लिनिक करें तो मैं क्लिनिक को ही हमेशा चूज़ करूँगी। तो मैंने उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने 3 years जो हैं अपने वो मैंने क्लिनिक में ही जो है वो सर्व किया, हॉस्पिटल में सर्व किया, क्लिनिक में सर्व किया कि मैंने, ताकि मैं आफ्टर 5 years जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो तो मेरे अंदर इतना स्किल सेट मौजूद हो कि मैं क्लिनिक जो है वो ओपन कर सकूँ या काम कर सकूँ एटलीस्ट फील्ड के अंदर। तो मैं 3 years इसके साथ जो है वो मैं अपनी स्टडी को भी मेंटेन रखती रही, स्टडी का जो सारा काम है वो भी करती रही, और साथ साथ मैंने इवनिंग के अंदर जो है वो क्लिनिक भी किया, पेशेंट्स किए, साथ आपसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया, डिफरेंट टेक्निक्स। तो मुझे याद पड़ता है कि मेरी अभी डिग्री कंप्लीट होने में 6 months थे और मुझे जो है वो जॉब ऑफर हो गई हुई थी क्लिनिक पे, और मैं क्लिनिक पे जॉब कर रही थी आप ही के साथ। और जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, जो अमूमन स्टूडेंट्स को टेंशन होती है कि अब क्या होगा, अब हम क्या करें, प्रेशर बहुत है कि जैसे डिग्री कंप्लीट हो गया तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तो एट दैट टाइम मेरा वो जो जर्नी था वो बहुत ही स्मूथ था क्योंकि मुझे तो पहली जॉब मिल चुकी हुई थी, और उसी टाइम पे मैं एक हॉस्पिटल के अंदर भी मॉर्निंग के टाइम पे लीड कर रही थी उसके डिपार्टमेंट को जो मैंने वहाँ पर इनिशिएट करवाया था। तो मुझे लगता है वो जो मैं स्टिक रही कि मैंने क्लिनिक करना है, मैंने पेशेंट्स करने हैं, मुझे डॉक्टर का टाइटल चाहिए, और उसके लिए जो मैंने एफर्ट की 3 years वो फ्रूटफुल रही, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी वो। तो आपको मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के 1 साल बाद उस वक्त 50 या 70 थाउजेंड की जॉब की ऑफर हुई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, तो आपने रिफ्यूज़ कर दी। हाँ जी, क्यों? बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डिटर्मिनेशन और गोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं उस टाइम पे मेरा हमेशा से जो पैशन है ना वो डॉक्टर ही है और पेशेंट्स को डील करना ही है। हाँ। उस टाइम पे मैंने वो ऑफर इसलिए रिफ्यूज़ की कि वो मुझे मेरे मुताबिक मुझे वो नहीं ठीक लगी। लाइक व्हाट दे आर पेइंग, आई थिंक सो दैट कि मैं उससे डबल अर्न कर सकती हूँ वाया क्लिनिक, अगर अर्निंग ही पर्पज़ है तो, क्योंकि ग्रोथ तो मैं अपनी ग्रोथ क्लिनिक में ही देखती हूँ, बाय डीलिंग पेशेंट्स, बाय वर्किंग अंडर मेंटोरशिप। तो मुझे उस टाइम पे वो मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने वो ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दी थी, और मैं मॉर्निंग में भी क्लिनिक कर रही थी, इवनिंग में भी क्लिनिक कर रही थी। एकेडमिक्स को मैंने आजकल टच नहीं आजकल किया। तो अगर किसी से पूछोगे कि जॉब करनी है किसी ने, एक पर्सपेक्टिव है कि हमने जॉब करनी नहीं, एक पर्सपेक्टिव है कि हमने जॉब करनी है। तो मैं फीमेल्स या स्टूडेंट से पूछता हूँ तो वो बड़ा एक आप कह लें कि लो सैलरी बताते हैं कि हमें इतने तक की जॉब मिल जाए तो हम सेटिस्फाइड हैं। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैं कहता हूँ यार 5 साल तो लगा कर तुमने अपनी एक प्रोफेशन डॉक्टर की डिग्री ली है, फिर थेरेपिस्ट बने आप, और आप अभी भी कह रहे हैं कि यार इतने से पैसे मिल जाएं इतने तो लोग दिन में कमा लेते हैं। ऐसे ही सर, तो मुझे ये लगता है कि डीमोटिवेशन क्यों है? डीमोटिवेशन लोगों ने सुनी सुनाई बातों पे की हुई है मेरा ख्याल है। कि जैसे लोग अमूमन आ कहते हैं कि हमने सुना है कि फील्ड में स्कोप नहीं है, फील्ड में आगे काम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये मुझे लगता है कि बच्चे इस बेस पे अपना स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आप उनसे पूछें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उनसे पूछें कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी की, तो बहुत कम बताते हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड जो है गिर गया हुआ है। और उन बच्चों की इस जो आगे से वो स्टेटमेंट देते हैं उसकी वजह से इंस्टीट्यूट भी फिर उसी रेंज में ऑफर करते हैं कि हाँ ये तो आ रहा है, तो बच्चे चले जाते हैं। दे हैव टू सेट देयर ऑन स्टैंडर्ड कि वो बताएं कि हम इसी रेंज के अंदर आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। मुझे जो याद पड़ता है कि मेरा भी तब इशू यही था जब मैंने वो जो अपनी ऑफर थी वो रिफ्यूज़ की थी, कि इमीडिएटली उन्होंने मुझे आगे से ये स्टेटमेंट दी थी कि आपने अभी तो आप ग्रेजुएट हुई हैं, आपका कोई प्रीवियसली एकेडमिक एक्सपीरियंस भी नहीं है, और हम आपको 60 to 70 ऑफर कर रहे हैं, मेरा हाल है दिस इज़ टू मच। ये स्टेटमेंट थी उनकी। तो जिससे मैंने उन्हें कहा था कि नहीं सर, मुझे इस पैकेज पे ये सैलरी, ये जो मुझे जॉब है सूट नहीं करती। मेरा ख्याल है अगर उस जगह पर कोई और बंदा होता तो वो लाजमी उसे एक्सेप्ट करता। हम भी कहते कर लो भाई। तो मेरा ख्याल है नहीं, आपको अपनी वर्ड्स का खुद पता होना चाहिए ना, आप अपनी वर्ड्स को खुद जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे तो अगला बंदा करेगा ना, अदरवाइज तो वो नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ आप वर्थ की बात करती हैं तो मैं कहता हूँ स्किल सेट भी आपका इतना इन्हेंस होना चाहिए
ऐसे ही है, बिल्कुल क्या ऐसे आपके ही है। अंदर भी कोई दमखम होना चाहिए कि आप अगले को डट के बता सकें? वो तो और आप स्टैंडर्ड तभी बनाएंगे ना जब आपको पता होगा कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरा स्किल हम्म, सेट क्या है, उसी बेस पे आप अगले से डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ें ऐसी जो डॉक्टर अक्सर की ज़िंदगी से निकाल दें तो डॉक्टर अक्सर ऐसी ना होती, वो क्या है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैंने तो बड़ा आसान कर दिया है। ज़िंदगी गुजारी है इंसान ने। अब आप एक प्रोफेशनल बन गई हैं, आप लाइक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इनफैक्ट एशिया। तो आपको मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो आप कहेंगे नहीं ये दो चीज़ें के बगैर नहीं मैं वो रक्षा बन सकती। तो वो दो चीज़ें क्या हैं? ये बहुत टफ है, इसको रहने दें। नहीं, वो दो चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी ना, ये मैं इसलिए तो पॉडकास्ट करता हूँ। पॉडकास्ट के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अच्छा, आप ये क्वेश्चन किस बिहाफ पे कर रहे हैं? पर्सनल लाइफ में। आप कहें कि अब ये तो नहीं कह सकती आप मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो तो आपको मिले आपकी ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, हम कहते हैं कि वो भी होंगे, लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी दो चीज़ें आप कहें कि अगर ये निकाल दी जाए तो मैं वो अक्सर नहीं बन सकती? एक तो इसमें सबसे जो बड़ा रोल है ना, वो मेरे पेरेंट्स का है। कि हम्म, मेरी मदर हमें, वो भी वर्किंग वुमन है। उन्होंने मुझसे पूछा था बिफोर स्टार्टिंग दिस डिग्री, जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, कि तुमने वर्किंग वुमन बनना है या हाउस वाइफ बनना है। तो मैंने उस दिन उनको कहा था कि मैंने वर्किंग वुमन बनना है। उसके बाद अच्छा, से आप जो रिग्रेट तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, रिग्रेट नहीं करी, मेरा हाल है, वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो मैं उनको आज भी इसी चीज़ पे मैं उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर वो मेरी वो ट्रेनिंग ना करती तो मैं आज शायद कोलैप्स हो जाती। मैं बाकी फीमेल्स की तरह शायद मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्लिनिक भी मैनेज करती हूँ, यूनिवर्सिटी भी करती हूँ, अपना घर का भी सारा काम देखती हूँ। हाँ, तो मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उसके बाद मेरे अब्बा, उन्होंने मुझे मतलब 5 years उन्होंने मुझे पिक एंड ड्रॉप हर तरफ से, मतलब मैंने जहाँ जाना, जिस क्लिनिक जाना, यूनिवर्सिटी से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, वो हर जगह पहुँचते थे, टाइम से पहले पहुँचे हुए थे, 5-10 मिनट पहले मैंने उन्हें जो टाइम देना। एक हाँ। तो मेरे पेरेंट्स हैं कि वो हमेशा मेरे साथ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह पर, और मेरी ट्रेनिंग भी वैसी ही है। और बस वही इसका है। मतलब है कि वही बात जहाँ से हमने स्टार्ट की थी कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसी है, बहुत मैं सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहा, मेरे भाई भी हैं, उन सब ने हम्म, मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया। कि जहाँ पर मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी वो भी मिली, और जहाँ से मुझे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चाहिए थी वो भी मुझे मिली। कि मैंने बड़ा हाँ, टफ टाइम देखा, मुझसे नहीं मैनेज होता था शुरू में, मैं बहुत थक जाती थी, मैंने कोई एक आधा काम छोड़ देना कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, वो मैंने करना था, क्योंकि वो अम्मी ने बस मुझे साइन कर दिया कि ये काम अक्सा नहीं करना है, तो इसका मतलब अक्सा नहीं करना है। यानी तो कि वो फिर घर मुझे, से हाँ जी, स्ट्रिक्टनेस और बिल्कुल ऐसे है। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। हाँ जी, और फिर वो मुझे, अगर उन्होंने एक दिन का टाइम दिया, वो मुझे पूरा दिन नहीं कहती रहती थी, उनकी आदत नहीं है ऐसी कि तुम्हें मैंने ये काम कहा हुआ है तुमने किया क्यों नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है ना, मैंने अगले दिन ये देखना है हुआ है या नहीं हुआ, वो अगले दिन ही देखेंगी कि हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर बस बहुत बुरा होता था। अच्छा, फिर अच्छा। उसकी बजाय 5 काम और मिलते थे कि हाँ ये नहीं गया था ना, तो इसकी वजह से अब ये 5 तुमने करने हैं। तो उससे मुझे जो है वो टास्क का पता चला कि हाँ नहीं, टाइम पे करना है। और वो कहती थी हर वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी कि करना है करना है करना है, ये अपनी जो है वो मोटिवेशन बनाओगे, मैंने काम करना है। चलें, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। और बस लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछूंगा कि आजकल ना एक सोशल मीडिया का ज़माना है। आप बच्चियों को भी पढ़ाती हैं, आप खुद फीमेल हैं, तो आजकल एक बहुत बड़ी ना इल्यूजन, लाइक आप मोबाइल खोलें तो आप एक डिफरेंट दुनिया में चले जाते हैं। तो आपको लगता है इससे एक सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा एक आप कह लें कि शिफ्ट आ रहा है और एक बहुत ज़्यादा एक अनरेस्ट किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है, और उसमें हम हर चीज़ फ़ौरन चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, या चाहते हैं कि ये तो होनी चाहिए, इसके बगैर तो हम ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, या ये देखो वो क्या कर रहा है। तो आपको लगता है कि इस सोसाइटी में सोशल मीडिया की वजह से कुछ चेंजेस आ रही हैं जो हमारी सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स को, खासतौर पर फीमेल्स को अफेक्ट कर रही हैं? बिल्कुल ऐसी है सर। इससे पहले हमने पीडियाट्रिक्स से बात की थी, तो उस पर भी मैंने आपको कहा था कि बच्चों का टेम्परामेंट स्क्रीन की वजह से चेंज हो रहा है, तो बड़ों पे भी उसका एग्जैक्टली ये इफेक्ट है। कुछ भी देखा साथ ही फटाफट डिस्कस किया अम्मी से अब्बू से, देखिए अम्मी इन्होंने शादी की है, इन्होंने तो इसमें ये भी किया है, ये भी किया है, हम क्यों नहीं करते। ये मैंने बहुत ही माइनर से आपको एग्जांपल दी है कि हाँ हम अब करेंगे ना अम्मी, हम भी इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये देखें तो बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। ये हम्म, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट कॉज कर रही हैं। लेकिन उसकी ये भी रीज़न है कि अगर आप देखेंगे तो साथ ही अम्मी अबू भी मोबाइल पे लगे हुए होंगे, कि सब जो है वो सभी मोबाइल्स पे लगे हुए होते हैं, उनकी आपस में डिस्कशन
वो वाला जो टाइम है वो चला गया हुआ है अब, कि बैठ के अब्बू के साथ बैठ के कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, अम्मी के साथ बैठ के शेयर कर रहे हैं अपनी सारी दिन की रूटीन। तो मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, फीमेल्स पे ज़्यादा आ रहा है कि वो एक इल्यूजन में चली जाती है कि हाँ सोसाइटी में ये हो रहा है। और सोशल मीडिया सिर्फ बाउंड थोड़ी है पाकिस्तान तक, वो तो ग्लोबल है, तो ग्लोबल विलेज है। हर हर जो आपके पास कंट्री है उसकी वो चीज़ दिखा रहा है। और वो उसका सिर्फ हल यही है कि आप अपना स्क्रीन टाइम मैक्सिमम जो है ना वो कम से कम करें, जो मुझे लगता है कि शायद अब इम्पॉसिबल हो गया हुआ है कि फ़ोन के बगैर लोग बात ही नहीं करते। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ दोबारा भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे। और आपके बारे में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अक्सा हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारे साथ काफ़ी लोगों ने काम किया, बट शी इज़ द मोस्ट सीनियर वन जो कि हमारे साथ अभी भी काम कर रही हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि दिन हो या रात हो, इनको जो काम असाइन कर दिया तो ये करती हैं। और डिसिप्लिन और छुट्टी ना करना और कमिटमेंट्स पूरी करना, तो वो इन पर ख़त्म है। वी हाईली लाइक नॉलेज एंड अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। और अब जो सिचुएशन है हमारे क्लिनिक की उसमें ये है कि आई पर्सनली सी मैनी पेशेंट्स, बट समहाउ जब स्पेशलिटी की बात आती है तो कोई हमारे पास बच्चा आता है जिसकी फिजियोथेरेपी की असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को कहूँ कि आप इस बच्चे को असेस करें और अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आप दें, फिर हम फर्दर डिस्कशन करके उस पेशेंट का प्लान ऑफ केयर बनाते हैं। सो इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि फिजियोलॉजिक को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर में भी हम डिफरेंट पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को एज ए स्टूडेंट फॉर फिजियोथेरेपी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसके अलावा आपको मल्टीपल कंडीशंस के बारे में पता लगेगा, और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ये पता लगेगा कि वो अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हाशिम की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।